आपका कोई भी दोस्त रिस्क मैनेजमेंट, लॉस रिकवरी में है, आप उससे पूछ लेना। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के होते हैं, एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, आप कोई भी लोन ले लो, सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर्स ही होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में मैं आज पैसा डालूंगा और मैं सुबह पैसा डालूंगा, शाम को डबल हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। नहीं, आप निकल तो जाओगे पर जेब खाली करके निकलोगे, यही गारंटी देता हूँ। कैसे हो किरण सर? एकदम बढ़िया विश्वनाथ, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन सर। तो मैं आपके जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, तो सोचा कि मेरा जो पहला पॉडकास्ट है वो आपके साथ करूं। तो थोड़ा सा आप ऑडियंस को ये बता दो कि आपने मतलब अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, मतलब अपनी जॉब आपने कहाँ से स्टार्ट की, अभी आप कैसे मतलब किस मोड पर हो, कहाँ हो, और ये पूरी आपकी जो जर्नी है वो एक बार हमको बता दो तो हमको पता चल जाएगा कि आपका जो स्ट्रगल है अभी आप मतलब किस पोजीशन में हो। So Vishwanath, first of all, thanks for inviting me in this blog. Actually जर्नी अभी भी चालू है, जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। So अगर मैं बताऊं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, तो आई स्टार्टेड माय करियर, मैंने एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ काम करना शुरू किया था। वो काफी ऑड काइंड ऑफ जॉब्स थे, मतलब कि वहां पे प्रीमियम को कलेक्ट करना, उस प्रीमियम पहले मतलब ऑनलाइन पेमेंट का इतना टाइम नहीं था। आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 2002-2003। सो तभी ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग इतना कुछ ज्यादा नहीं था। सो यूजुअली क्या करना पड़ता था हमको, वहां पे कस्टमर के घर पे जाके प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ता था। देन आई यूज्ड टू सबमिट दिस प्रीमियम, डिपॉजिट दिस प्रीमियम इन एलआईसी ऑफिस, और वहां से हम उसको लेके उनको प्रीमियम को रिसीट को उनको वापस घर पे देना। अगर कोई क्लेम आया है तो वहां पे कस्टमर को सपोर्ट करना। सो इस टाइप के ये छोटे मोटे जॉब थे। ओके, बट मैं ये बताना चाहूंगा, मैं वहां से काफी प्रोफेशनलिज्म सीखा हूँ। प्रोफेशनलिज्म मुझको सर परमानंद सर था, उनका नाम परमानंद देवनानी, तो वहां से जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सिखाया है, दैट इज मतलब उसका बेनिफिट आज भी मुझको मिल रहा है। डोर टू डोर आप जाके मतलब कस्टमर को सर्विस दे रहे थे? डोर टू डोर जाके, मतलब जहां भी, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा जो ऑफिस जो था वो शाहीबाग में था, वहां से बटवा भी जाना पड़ता था, चांगोदर तक, बावड़ा तक जाना पड़ता था प्रीमियम कलेक्शन के लिए। वहां से फिर एलआईसी आना, एलआईसी में जाके प्रीमियम को डिपॉजिट करना, वहां से रिसीट लेके फिर कस्टमर को देना, और भी काफी कुछ छोटे मोटे जॉब हुआ करते थे। पर प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, किस तरह कस्टमर से बात की जाती है, किस तरह लोगों से बात की जाती है, ये मैंने काफी कुछ वहां पे सीखा था। So yes, this was the initial phase of my career. After that, I enrolled myself in HR. So वो 1 साल का स्टडी था। उसके बाद मैंने एज अ रिक्रूटर, क्वेस्ट कंसल्टेंट, नाउ अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, इवोक एचआर सॉल्यूशंस हो गया। So I was the second employee of that firm. So we used to sit only 3 employee in that small office. बहुत ही छोटी थी, आई थिंक 10 बाय 10 की ऑफिस थी, जहाँ पे उसके ऑनर थे संजय पटेल, मैं और एक जिग्नेश दर्जी करके थे, वो मुझसे थोड़े सीनियर थे। तो हम 3 लोग ही बैठते थे, हम 3 लोग मिलकर रिक्रूटमेंट करते थे। एंड दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। देन आई जॉइंड वन इंजीनियरिंग कंपनी। उसके बाद आई जॉइंड क्लब महिंद्रा, वेयर आई स्पेंट ऑलमोस्ट 3 years, and now I'm working with one of the leading e-commerce company, and I'm heading HR, means half portion of the state. ओह ग्रेट। तो मतलब आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, मतलब अप्स एंड डाउन्स रहा। आपने एक स्टार्टअप कंपनी में भी काम किया जहाँ पे आप मतलब सेकंड एम्प्लॉय थे। तो आप थोड़ा सा वो स्टार्टअप कंपनी में जहाँ पे आपने काम किया उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे सर? यस, जैसे कि मैंने बताया कि विश्वा वो एक रिक्रूटमेंट फर्म था। सो यूजुअली कैसा होता था कि इनिशियल बेसिस पे जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मुझको सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही हायरिंग दी जाती थी। सो वहां से मतलब मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। तो जस्ट इन 3 to 4 months आई मूव टू इंजीनियरिंग एंड आईटी वर्टिकल। उसके बाद मैंने उसी वर्टिकल में काम किया है जहां पे मैं इंफोसिस और निहिल टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए मैं रिक्रूटमेंट करता था, अजंता फार्मास्यूटिकल्स। सो इस टाइप की कंपनी के साथ मैंने काम करना शुरू किया था। तो सर ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो एचआर बैकग्राउंड से, लेकिन आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग कैसे हो? मतलब फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो थिंकिंग हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट स्किल हो गया, तो इतना डेवलप कैसे हो गया? सो विश्वनाथ, जैसा कि मैंने बताया था कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद इंडस कैपिटल इन 2002-2003। सो वो इंश्योरेंस सेक्टर था,
बट उन्होंने वहां से म्यूचुअल फंड का एडवाइजरी मतलब ARM कोर्स होता है वो भी लिया था। परमानंद सर हैज स्टार्टेड म्यूचुअल फंड एडवाइजरशिप आल्सो। सो वो टाइम था जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, म्यूचुअल फंड इन सब के बारे में सुना मैंने। और बस वो एक जर्नी थी। तब मेरे को इतना लगा नहीं कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। तभी मैं ऐसा ही करता था, मतलब जब भी कोई उनके चेक आते थे तो मैं म्यूचुअल फंड की ऑफिस में मैं पर्सनली गया हूँ, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की ऑफिस में मैं जाता था और वहां पे पर्सनली जाके मैं इनको ये म्यूचुअल फंड के चेक्स मतलब वहां पे डिपॉजिट करवाता था। उसकी भी रिसीट आती थी, वो मैं जमा करवाता था। सो यहाँ से मुझको एक थोड़ा इंटरेस्ट लेवल जगा था। बट इनिशियल लेवल पे सैलरी इतनी नहीं थी कि मतलब घर के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी मतलब चलाया जाए और इन्वेस्ट किया जाए। बट यस, वो एक फेज था जहां से मुझको थोड़ा इंटरेस्ट जगा था इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस टाइम पे भी मतलब काफी लोग बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते थे। तब मुझको लगता था कि अगर इतने सारे लोग इतनी बड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं डेफिनेटली इसके अंदर कुछ होगा। फिर वो फेज ऑलमोस्ट चला गया था टिल आई ज्वाइंड क्लब महिंद्रा। उसके बाद वो जो मतलब इंटरनेट एरा आया, गूगल यूट्यूब का एरा आया, तो मतलब उसमें से काफी कुछ इंफॉर्मेशन उसको मिलना शुरू हुआ। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, जो कि हाल तक मैं फुल्ली डेवलप नहीं हूँ, बट फिर भी अभी कोशिश कर रहे हैं फिर भी पूरा सीखने की। तो मतलब अगर कोई ऑडियंस को आपको समझाना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, मतलब अगर आप 5 साल के बच्चों को भी समझा सकते हो तो आसान भाषा में कैसे समझा पाओगे सर? अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो एक ये होता है कि हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे होते हैं। बट मीनवाइल हमको उसका रिस्क फैक्टर भी समझना पड़ेगा कि बहुत हाई रिस्क है। अगर तुमको पता नहीं चलता है, अगर आप अच्छी तरह से कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते, उसके मैनेजमेंट को एनालाइज नहीं करते, उसके प्राइस को एनालाइज नहीं कर सकते हो, सो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। सो हम लोग म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम लोग एक कुछ लमसम अमाउंट या SIP अमाउंट हम एक एक्सपर्ट को देते हैं और एक्सपर्ट हमारे बिहाफ में वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है और उसी का रिटर्न हमको मिलता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं विश्वनाथ, अगर हमारे घर में मेरी बेटी है, मुझको पता है कि अगर बुखार होता है तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, मुझको ये भी पता है कि इंजेक्शन को निडल में कैसे लिया जाता है, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, पर मैं ये एक्सपेरिमेंट कभी मेरी बेटी के ऊपर नहीं करता हूँ। वो मैं एडवाइजर मतलब मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर मुझसे 400, 500 या 600 जो भी उसकी कंसल्टिंग फी होगी वो लेता है, पर मुझको रेस्ट एश्योर्ड रहता है कि ये मेरी बेटी को अच्छी तरह से और सही इंजेक्शन देगा। बस यही है। हमको पता है कि कौन सा इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, पर हम हमारे बच्चे को कभी नहीं देंगे, हम हमारे पेरेंट्स को कभी नहीं देंगे। इसके लिए हम एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेते, लोग फ्रेंड्स, कलीग्स, अड़ोस पड़ोस, अपने चाचा चाची, बुआ फूफा की एडवाइस लेते हैं। किसी को लगा तू इसमें स्टॉक में डाल दे, लोग डाल देते हैं। जब पूरा खेल उल्टा हो जाता है तो बोलता है स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग। इट इज नॉट गैम्बलिंग। आपने सही बंदे को कंसल्ट नहीं किया है। मतलब आपको समझ लीजिए कि आपको स्किन डिसीज है और आप जा रहे हो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो डेफिनेटली जो बीमारी है आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट अ प्रॉपर रिजोल्यूशन। ओके, मतलब इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड SIP ऐसा है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू आर बेटिंग योर मनी इन एक्सपर्ट। यस, एंड यू कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज ऑल्सो। आप 500 रुपए की SIP पे भी स्टार्ट कर सकते हो और फिर आपके जितने भी मतलब आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है उतना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए SIP से। एवरी मंथ आपका कुछ मतलब मार्केट के हर एक चढ़ाव उतार में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में एक एवरेज आउट प्राइस होकर आपको एक काफी अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है। आपने आपके करियर में मतलब कितना अमाउंट से स्टार्ट किया था SIP? विश्वनाथ, जब मैंने चालू किया था तब मतलब दैट वाज अगस्त 2013। यस, 2013। सो तब जो मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था मेरी SIP 4000 रुपीज थी। आई स्टार्टेड विद 4000 रुपीज SIP एट दैट टाइम। एक्चुअली इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा एक बात मैं बोलना चाहूंगा। तब हमारी ऑफिस CG रोड अहमदाबाद पे हुआ करती थी। तब मेरा दोस्त आया, बोले कि आजा यार चाय पीने चलते हैं। हम चाय पीने गए और उसने मनी कंट्रोल की साइट दिखा के उसने पूरा इन्वेस्टमेंट मुझको दिखाया। बोले कि देख, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ से मेरे को इतने मैंने इन्वेस्ट किया, इतना रिटर्न किया। और तब मेरे को स्ट्राइक हुआ 2002-2003 वाली बात कि जब हमारे मिस्टर परमानंद ने म्यूचुअल फंड का उन्होंने एजेंसी ली थी। मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया, सर आज आपको मुझको
आपसे मिलना है मुझको। उन्होंने बोला जाइए घर पे, तब उनका ऑफिस घर पे ही हुआ करता था। मैं उनका घर पे गया और मैं घर से टारगेट लेके गया था, बिकॉज एट दैट टाइम माय सैलरी वाज हार्डली 14-15,000 ओनली। सो उन्होंने बोला कि आ जाओ घर पे, तो मैं घर पे गया तो उन्होंने, एक्चुअली मैं ये मन बना के गया था कि मैं 1,000 की एसआईपी चालू करूंगा। तो उन्होंने मुझको बोला कि उन्होंने पूरा मेरा स्ट्रक्चर देखा, बोले कि ना भाई 1,000 से मत चालू करो, उससे बेटर है 1,000 रुपया आप अपने पीछे खर्च कर दो, ठीक है, एंजॉय करो 1,000 रुपये को। मैंने बोला सर आप बताइए, तो उन्होंने बोला प्लीज यू स्टार्ट विद 5,000 रुपीज। तो म्यूचुअली हम डिसाइड करके 4,000 से मैंने स्टार्ट किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने 4,000 से एसआईपी चालू किया था। यस, अगर देखा जाए तो 2013 में आपने 4,000 से स्टार्ट किया, और अभी आप कितना मतलब इन्वेस्ट करते हो मंथली? अभी मैं म्यूचुअल फंड में विश्वनाथ 50,000 रुपीज का एसआईपी करता हूँ मैं। हर मंथ आप 50,000 सेविंग म्यूचुअल फंड में? हर महीने 50,000 रुपीज में सेविंग में डालता ही रहता हूँ, और 20 to 25,000 के मैं डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में परचेस करता हूँ। इन्वेस्टमेंट में भी मतलब ग्रोथ हुआ है, सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है आपका। अच्छी बात है। मतलब 14,000 से आपने स्टार्ट किया आपकी ओवरऑल सैलरी, तो आपकी सैलरी से भी आप करीबन 4 गुना आज सिर्फ एसआईपी में डाल रहे हो। यस, गॉड इज सो ग्रेशियस टू मी एक्चुअली। जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया, सो मेहनत काफी लोग करते हैं विश्वा, पर जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया तो उसका मुझको मतलब रिजल्ट भी दिया है। सो आई से गॉड इज सो ग्रेशियस टू मी। आपको क्या लगता है सर कि जो बंदा मजदूर है, मतलब जो दिन मतलब दिहाड़ी कर रहा है, जिसकी सैलरी 15 से 20,000 रुपए, क्या वो एसआईपी स्टार्ट कर सकता है? मतलब उसको किस तरीके से मतलब आप फाइनेंस एडवाइस दोगे कि भाई वो कितना सेविंग कर सकता है, उसके सैलरी का कितना परसेंटेज उसको एसआईपी में डालना चाहिए, कितना सेविंग करना चाहिए, या कितना परसेंटेज उसका ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सी, अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि दूर रहिए स्टॉक मार्केट से। अगर आपको नॉलेज नहीं है और किसी की बातें सुन के, किसी से टिप्स लेके, किसी के स्क्रिप्ट्स लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, देन म्यूचुअल फंड इज अ मच बेटर रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी का 15 या 20,000 रुपए मंथली इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल रूल है कि आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी मंथली इनकम है, उसका 25 to 30%, 25 से 30% एटलीस्ट शुड गो इन इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं। सेविंग क्या होता है? जब आपका पैसा बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, या तो आपका पैसा आप आपके विड्रॉ बैंक से विड्रॉ करके तिजोरी में रख देते हो, उसको बोलते हैं सेविंग। बट सेविंग आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं देता है, आपको कोई रिटर्न नहीं देता है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट गोल्ड में जैसे कि मैंने बताया कि आपको थोड़ी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते हो। रियल एस्टेट डेफिनेटली नॉट पॉसिबल विथ, मतलब इतनी छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, सो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे। वहां पे आप 500 रुपए से लेकर के, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप 4-5 रुपए भी, 3,000 रुपए से भी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये कह रहे हो कि सैलरी का 20 से 25% तक आपको इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 20 to 30%। अब ये समझिए कि मेरी सैलरी 20,000 है और मेरे एक्सपेंसेस 18-19,000 है, ठीक है, मैं हार्डली 1,000 रुपीज सेव कर पा रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में किस तरीके से मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा? अगर 20,000 है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर 18,000, तो यू स्टार्ट विद 2,000 रुपीज। यू स्टार्ट विद, तो एटलीस्ट आप चालू करो, एटलीस्ट आप उस रास्ते पे, उस जर्नी पे एक शुरू तो करो। रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं उसमें। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल लेवल पे मेरा कन्विक्शन लेवल इतना ज्यादा नहीं था, सो दैट वाज द रीजन कि मैंने 4,000 से चालू किया था। और अभी मतलब जैसे जैसे मुझको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, मेरे को जैसे जैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, सो मतलब मेरा कन्विक्शन लेवल काफी बढ़ गया। दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड इन्वेस्टेड ₹50,000 अ मंथ इन अ म्यूचुअल फंड एसआईपी। स्टार्ट करने के लिए आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना है। 500 रुपए से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज करोगे और अपना जो है फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाओगे कि आप 20% तक जा सकते हो। करेक्ट। ये स्पेंडिंग की एक हैबिट होती है ना विश्वनाथ, मतलब जब कोई भी पर्सन अगर छोटा होता है और स्लोली उसको स्पेंडिंग की आदत लगती है, तो इनिशियली वो इतनी बड़ी अमाउंट को स्पेंड नहीं करता है किसी अपने शौक के में, गैजेट्स खरीदने में या कहीं पे भी।
पर जैसे जैसे वो हैबिट बड़ी होती जाती है, मतलब जो लड़का रोज के 100 रुपए खर्च करता था, फिर ऐसा भी होता है वो रोज के 2-3 हज़ार रुपए खर्च करने लगता है। सो सेम लाइक म्यूचुअल फंड, सेम लाइक इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक बार अगर एक रास्ते पे चलना आपने शुरू किया और आपको कन्विक्शन आ गया उस रास्ते में, तो फिर आप डेफिनेटली काफी आगे तक जा सकते हो उसमें। सर आपको क्या लगता है कि अभी ऐसे कौन सी कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं लोग? काफी कुछ मिस्टेक में, मतलब मेरे आसपास में देख रहा हूँ सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग काफी मतलब शार्प भी होते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। बट अभी मैंने कुछ जो देखा है, जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, सो जो मैंने देखा है विश्वनाथ के लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, मतलब दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गैजेट्स। और गैजेट्स अगर तुमको कुछ अर्न करके दे रहे हैं, अगर वो तुमको स्टडी में, आपके एजुकेशन में या आपकी अर्निंग में कुछ बेनिफिट करके दे रहे हैं, देन नथिंग रॉन्ग इन स्पेंडिंग इन दोस गैजेट्स। बट मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जो जिस गैजेट्स के बारे में उनको आधी चीजें पता नहीं होती है, वो कुछ जानते नहीं है, और दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी इन दोस गैजेट्स। मैंने जस्ट 3 डेज पहले की, 3 दिन पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आई मेट अ गाय जिसकी सैलरी हार्डली 80 to 20,000 है, और उसने जो फोन लिया था वो 1,20,000 रुपीज का था ऑन लोन। पर अगर यही हम बोलेंगे कि ये 1,20,000 तुम लोन लेके कहीं पे इन्वेस्ट करो, आइडियली लोन लेके इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, पर अगर फिर भी हम बोलेंगे कि 1,20,000 को इन्वेस्ट करो, वो नहीं करेगा। पर 1,20,000 का फोन खरीदने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फोन भी उसने लोन लेके ही लिया होगा। डेफिनेटली, और उसने बताया भी कि ये मैंने बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवाया था ये फोन। सो आप समझिए उसकी जिसकी सैलरी 20,000 है और 1,20,000 का फोन, मतलब उसकी 6 मंथ की सैलरी इज स्पेंट इन जस्ट वन फोन, which is ideally not required. मतलब if you will buy 15 to 20, see those who are buying 1,00,000 के ऊपर वाला फोन, that is also not wrong. मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी अर्निंग है, तुम्हारी इनकम है, अगर तुम्हारी अर्निंग इसको मैच करती है तो कोई गलत नहीं है। जो लोग खरीद रहे हो बिल्कुल गलत नहीं है। बट आपके आधे साल की इनकम सिर्फ एक फोन के ऊपर स्पेंड करना मेरे हिसाब से राइट डिसीजन नहीं है। बात तो आपकी एकदम, मतलब ये तो कॉमन, ये तो एक मतलब फुलिश बात हो गई कि आपकी सैलरी आधे ईयर की सैलरी तो आप पूरी बता रहे हो, बट वो हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये सारी चीजें तो एक्स्ट्रा होती है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अभी आप, जैसे आपने एग्जांपल दिया सर ये फोन का, तो बहुत सारे अभी मतलब इंडियन लोगों का मतलब ड्रीम होता है, मतलब आई थिंक पहला ड्रीम ये होता है इन्वेस्ट का कि मुझे घर लेना है, राइट? मतलब आपका भी हुआ होगा, मेरा भी हुआ था कि भाई मुझे सबसे पहले मेरे नाम का एक घर लेना है। तो कब मुझे लगेगा कि मैं एक सूटेबल, मतलब कितनी सैलरी होनी चाहिए मेरी कि मुझे घर लेना चाहिए, या फिर कितने परसेंटेज तक मैं लोन ले सकता हूँ मेरे सैलरी का ताकि मैं घर ले सकूं? तो मेरा मतलब जो डिसीजन है कि मुझे घर लेना है, कि कितने अमाउंट तक मुझे घर लेना चाहिए, ये आप थोड़ा सा आप बता सकोगे ऑडियंस को तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि घर तुम्हारे जरूरियात के हिसाब से होना चाहिए। लोगों को क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी जो नीड है वो 2 या 3 BHK से सेटिस्फाइड हो सकती है, सो दैट इज फाइन, यू गो विद अ 2 और 3 BHK हाउस और फ्लैट, ठीक है। बट किसी को दिखाने के लिए 4 या 5 बेडरूम का या कोई बड़ा टेनामेंट या डुप्लेक्स बंगलो लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि कितना मतलब जिसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, तो आप इतना लोन लीजिए जिसकी ईएमआई आपकी मंथली सैलरी की 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो मुझे 2,000 रुपए 2,000 रुपए की ईएमआई होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली सैलरी 1,00,000 रुपए है तो आपका जो ईएमआई है, होम लोन ईएमआई, वो 20 से 22,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Because you have to take care of other stuffs also, your medical expenses, education, household expenses, investment, right? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है and you are spending 60 to 70,000 rupees just in home loan EMI. आप 25% आप ईएमआई देके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि 25% होम लोन हो गया, 20% इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 50% स्टिल यू हैव रिमेनिंग टू रन योर हाउस होल्ड। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है विश्वनाथ के, मतलब 1,00,000 की सैलरी है, दे आर पेइंग 60,000 इन होम लोन, और बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट ही है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका घर है जिसके अंदर आप रह रहे हो, मतलब ये घर आपको कोई भी इनकम नहीं देगा बिकॉज आप इसमें रह रहे हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, हम इंडियन के लिए खुद का घर होना एक मैटर ऑफ प्राइड है,
बट हमको उस कैलकुलेशन से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ब्लाइंडली कोई भी बड़ा घर लेके, एक्सपेंसिव घर लेके, मतलब वी शुड नॉट फॉल इन द ट्रैप। मतलब सर आप कोई एग्जांपल बता सकते हो कि ये घर जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? घर इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं हो सकता। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है कि जो चीज वो आपको कुछ रेंटल देगा, इंटरेस्ट देगा, या कोई भी प्रकार की इनकम देता है, तब वो इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। ये घर है, ये घर के अंदर मैं रह रहा हूं, ये घर मुझको कोई भी इनकम दे रहा है? नो। ऊपर से इसके मेंटेनेंस के पीछे मेरा हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। सो दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। बट सर जैसे कि अगर मैं मतलब रियल एस्टेट की बात करूँ, जैसे घर की बात करूँ, तो आज समझो कि मैंने घर लिया 25 लाख का, तो एंड ऑफ द डे 10 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन 35 लाख हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन बढ़ रही है। वैल्यूएशन बढ़ी तो सामने आप दूसरा घर तो लोगे, तो सामने दूसरे घर की भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। अच्छा, तो मतलब घर भले आपकी वैल्यू बढ़ रही है बट पैरेलली आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है और आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो वो आपका मतलब रिटर्न नहीं दे रहा है, बट वो एक तरीके से। हाँ, अगर आपने आपने घर को परचेज किया है किसी को रेंट पे देने के लिए, रेंटल इनकम के लिए, देन डेफिनेटली इट इज इन्वेस्टमेंट। वो आपका प्राइस भी एप्रिशिएट होगा और आपको हर महीने रेंटल इनकम भी आएगी, देन इट इज इन्वेस्टमेंट। बट उस घर को जहां पे आप रह रहे हो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। तो सर जैसे आपने होम लोन की बात करी, अभी जैसे समझो कि मैं उस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, मेरी जो सैलरी है उसका मैं 20% ईएमआई मेरा आ रहा है और मैं होम एक घर ले रहा हूँ एक अच्छे से, जो मेरे लिए सूटेबल भी है। तो ऐसा क्या मैं प्लान करूँ जिसमें मेरा सेविंग भी हो जाए और होम लोन का जो मैं टेन्योर है वो भी मैं कम करूँ, और मेरे सेविंग को थोड़ा कट डाउन करके मेरा होम लोन का जो है जो ईएमआई है वो ईएमआई हो गया या फिर टेन्योर हो गया उसको कम करूँ। मैं मतलब इन शॉर्ट मैं मेरा होम लोन को कितने जल्दी से रीपे करके मैं डेब्ट फ्री हो सकूं। जैसे कि मैंने बताया विश्वनाथ के जो होम लोन होती है वो आपकी मंथली सैलरी का 20 to 22% से 22 to 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप होम लोन लेते हो तो आपने ये चीज मार्क की होगी, जब आप उसका ईएमआई स्टेटमेंट देखोगे या इंटरेस्ट स्टेटमेंट देखोगे, सो इनिशियल फेज में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल कि मैंने होम लोन लिया था 2019 में, ठीक है, और माय ईएमआई वाज 25,000। सो मैंने नोटिस किया था जब मैंने स्टेटमेंट देखा था कि 25,000 व्हेन आई एम पेइंग, तो हार्डली 1,000 रुपीज कैपिटल में जमा होता था और 24,000 में इंटरेस्ट पे कर रहा था। ठीक है, सो जैसे जैसे मेरे पास बल्क में पैसे आते थे, मतलब बल्क में पैसे आने का तो बस यही होता है कि हमको कंपनी की तरफ से ईसॉप बायबैक का भी ऑप्शन दिया जाता है और हमको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। तो जब भी वो अमाउंट आती थी तो मैं होम लोन के अंदर पे कर देता था, सो दैट वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा था ईएमआई के जो काउंट थे। मतलब मैं मेरे ईएमआई अमाउंट ऑफ ईएमआई में कम नहीं करता था, मैं मेरे टेन्योर को कम करता था। सो वो बहुत ड्रास्टिक वे मुझको दे रहा था। मतलब मैंने 20 या साल की मेरा टेन्योर था मेरा लोन का, तो जिसको हमने कम करके मतलब 3 साल के अंदर मैंने उसको 10 साल तक ब्रेक कर दिया था। मतलब आपके पास जो भी लमसम अमाउंट आता था तो आप पार्ट पेमेंट उसको करते थे? मैं उसको पार्ट पेमेंट करता था। पेमेंट डायरेक्टली मतलब अपना जो कैपिटल में डिडक्ट होता है, वो सीधा कैपिटल में मतलब स्क्वायर ऑफ होता है। जब भी जितना भी जो भी आपके पास लमसम अमाउंट आ जाए, तो अगर आप पार्ट पेमेंट रेगुलरली कर रहे हो तो आपका जो होम लोन है वो ऑटोमेटिकली जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। और आपका ये सजेशन है कि आप ईएमआई के अमाउंट को कम ना कीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप टेन्योर को कम कीजिए, क्योंकि आपने ईएमआई तो ऑलरेडी कैलकुलेशन से लिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया है कि 20% आपकी मंथली इनकम का है, तो वो कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आप उसको भी मतलब कम मत कीजिए, आप आपके टेन्योर को कम कीजिए। तो मतलब ये आपका काफी हद तक इंटरेस्ट को बचाएगा। मतलब काफी मतलब यूट्यूबर या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मैंने सुना हुआ है कि रादर देन पेइंग ऑफ योर होम लोन यू शुड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स। तो वो लोग भी सही है, मैं उनकी बात से बिल्कुल मैं ये नहीं बोलता वो लोग गलत बोल रहे हैं। बट फॉर मी, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस रहती है कि व्हेन एवर आई एम पेइंग, मतलब मैं जब मेरा डेट रिड्यूस करता हूं तो इट इज गिविंग मी अ पीस ऑफ माइंड। वो मुझको अलग ही लेवल का पीस ऑफ माइंड देता है। अगर आपको यूं लगता है कि यस आपका होम लोन का इंटरेस्ट सपोज के 8.5 या 9% है, तो अगर आपको लगता है कि अगर इस जगह पे इन्वेस्ट करके मैं 12 से 15% इंटरेस्ट कमा सकता हूं, देन डेफिनेटली यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट टू पे योर होम लोन। बट आपको लगता है कि ये पैसे को मैं एफडी में डालूंगा, देन इट इज बेटर कि आप होम लोन को रिपी कीजिए, बिकॉज एफडी आपको देगा 6 to 7%, होम लोन आपका अटैक कर रहा है 8.5 से 9% का इंटरेस्ट। होम लोन लेने के साथ ऐसा मैं क्या फाइनेंशियल प्लान करूं
ताकि जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो मेरा नील हो जाए। मतलब मैं अगर 8% इंटरेस्ट दे रहा हूँ या फिर 10%, अभी तो 9 से 10% तक होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो ऐसा मैं क्या पैरेलली इन्वेस्ट करूं ताकि जो अभी मैं इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा हूं कल उठ के मेरा जो वो इंटरेस्ट जो मैंने पे किया वो मुझे रिटर्न मिल जाए। सपोज कि आपने 25 लाख की लोन ली है, टेन्योर है 20 साल, ठीक है, तो आपका ऑन एन एवरेज आपका जो ईएमआई आएगा वो 20,000 के करीब आएगा। आप ये मान लीजिए कि आपका ईएमआई 20,000 नहीं 25,000 है, और जो 5,000 जो ज्यादा के मैं बता रहा हूं आप उसको म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए फॉर द सेम टेन्योर 20 इयर्स, ठीक है। नाउ शैल आई शेयर माय स्क्रीन विश्वनाथ? यस। सो सपोज कि मैंने बताया विश्वनाथ के आपको 20,000 के बदले आपको यह सोचना है कि मेरा ईएमआई 25,000 रुपए, 20,000 आपका होम लोन में जा रहा है, 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपीज अ मंथ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किए। अगर मैं 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, 12%, अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न गिनता हूं, 12% इज वेरी मॉडरेट मैंने लिया हुआ है, मतलब इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड या बहुत मतलब ऐसा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज नहीं लिया है कि जो अनअचीवेबल है। 12% अभी जो मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो मेरा 16% चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 12% लिया हुआ है, और 20 साल का आपकी जितना होम लोन का टेन्योर है उतना मैंने लिया हुआ है। सो मतलब बाय द एंड ऑफ 20 इयर्स यू विल गेट ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज। तो मतलब मैं होम लोन पे कर रहा हूँ, मतलब मैंने अगर घर लिया है 25 लाख का, मैं इंटरेस्ट तो पे कर रहा हूँ, नो डाउट 25 का मैं 50 लाख दे रहा हूँ, लेकिन पैरेलली अगर मैं 5,000 एक्स्ट्रा सिर्फ मेरे ईएमआई पे ऐड कर रहा हूँ तो मेरा जो पूरा अमाउंट पे किया है वो मुझे रिटर्न मिल जाएगा 20 साल में। मुझे मिलेगा वो तो एडिशनल। यस, ओके, मतलब आपका ये सजेशन रहेगा कि होम लोन के साथ साथ आप अपना जो ओवरऑल ईएमआई है उसका एटलीस्ट 20 से 25%, ईएमआई का 20 से 25% आप एडिशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप ऐड कर देंगे। एंड दिस इज द म्यूचुअल फंड, मैं आपको बता रहा हूं म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बता रहा हूं इससे सेफ इन्वेस्टमेंट हमारे देश में, इस दुनिया में नहीं हो सकता है, बिकॉज इन्वेस्ट इसके ऊपर जितने रेगुलेशंस और जितने रेगुलेटरी बॉडीज है ना विश्वनाथ, वो किसी के ऊपर नहीं है। हमने बैंक्स को उठते हुए देखा है, बैंकक्रप्ट होते हुए, बैंक को ही बैंकक्रप्ट होते हुए देखा है, लोगों ने कतारें लगाई है लंबी लंबी बैंक के सामने पैसे लेने के लिए। मुझको आप एक एग्जांपल, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक एग्जांपल आप मुझको दे दीजिए जहां पे म्यूचुअल फंड में किसी ने पैसा डाला है और वो म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो गया है, उन्होंने बोला कि तुम्हारा पैसा डूब गया, अब तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। नॉट पॉसिबल। म्यूचुअल फंड से सेफ इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं हो सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। आपको पता है सबसे सेफ जर्नी कौन सी है? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल कर रहे हो, सबसे सेफेस्ट जर्नी कौन सी है? ट्रेन। सबसे सेफेस्ट जर्नी है एयर जर्नी। अगर आप हिस्टोरिक फिगर्स देखोगे, आप एक्सीडेंट या जितने भी लोगों की डेथ हुई या जितने भी एक्सीडेंट हुए आप देखोगे, सो एयर इज द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवल। सबसे ज्यादा डर किसमें लगता है? जब आप प्लेन में बैठते हो। हालांकि वो सबसे सेफ है, पर डर आपको सबसे, बस वही म्यूचुअल फंड के साथ है, सबसे सेफ है। लेकिन जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आपकी सांसें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में जब उड़ान भरते हैं तब आपको थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब आप एयर में हो तो आपको स्टेबल रहना ताकि आपका लैंडिंग स्मूथली हो जाए। और म्यूचुअल फंड हमेशा गोल बेस कीजिए। ये मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका क्या गोल है मुझको, उसके ऊपर से कीजिए। और जैसे आपको लगता है कि आप आपके गोल के पास, मतलब हमको एग्जैक्टली उस गोल के ऊपर नहीं जाना है, आपको लगता है कि मैं गोल के करीब पहुंच गया, सपोज से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा टारगेट है कि मुझको 2 करोड़ रुपए करना है, मुझको एग्जैक्ट 2 करोड़ की वेट नहीं करनी है। अगर मैं 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 85 लाख के करीब पहुंच गया हूं, देना है मतलब मुझको पूरा पैसा विड्रॉ करके एक सेफ फंड में डाल देना है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट मार्केट रिस्क, राइट? मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप 1 करोड़ 80 लाख पे पहुंच चुके हो और आपको लगता है नहीं मैं तो 2 करोड़ का तभी उठाऊंगा, और अगर मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आ गई, कोई 2 कंट्री का हो गया, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का हो गया था, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, कुछ भी मतलब हो सकता है, मार्केट हो गया, तो आपका 1 करोड़ 80 लाख को 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो मतलब जब भी आपको लगता है कि आप मार्केट आपके गोल के नजदीक पहुंच गए हो,
आपको उसमें से एग्जिट करके एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा डाल देना है। आपका ऐसा मतलब आपके जो फाइनेंशियल जर्नी में आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी मिस्टेक करी है, और आपको अगर आपको टाइम से वापस जाना हो और उस मिस्टेक को सुधारना हो तो आप ऐसा कौन सा मिस्टेक होगा जिसको आप सुधारना चाहते बहुत बहुत मिस्टेक की थी। तो विश्वनाथ, जैसे कि मैंने बताया कि 2002-2003 में तो मतलब आई वाज डूइंग वेरी स्मॉल काइंड ऑफ जॉब्स, मतलब उसको जॉब भी नहीं बोल सकते, मतलब वेरी ऑड काइंड ऑफ जॉब्स। बट जैसे कि मैंने क्वेस्ट कंसल्टेंट में आई स्टार्टेड माय जर्नी इन जून 2007, राइट। तो जून 2007 एंड मेरा फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो था, मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो 2013 में था। मतलब ये 6 साल का गया, 6 साल में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो दैट वाज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक। अगर मैंने उस टाइम पे सिर्फ मंथली 2-3 हजार रुपए भी मैंने सेविंग करना शुरू किया होता तो मतलब 2013 तक जब मैं जीरो था तो डेफिनेटली मैं कुछ काफी अच्छी हैंडसम इनकम तक में पहुंच सकता था। सो दिस वाज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक मैं बताऊंगा मेरी लाइफ की। आप तो 6 साल का बोल रहे हो, अपने साथ कई ऐसे लोग हैं जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं किया। मेरे दोस्त है, आई एम इन माय 40s राइट नाउ विश्वनाथ, एंड आई डू हैव माय फ्रेंड्स के जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी नहीं किया है। उनका यही होता है कि कल जो होगा देखा जाएगा। लाइफ इस तरह से नहीं करती है ना, मतलब हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ठीक है, पर फैमिली मेंबर के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। देन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको, आपके पास सब कुछ है फिर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी मिली है, आपको पैसे मिले हैं, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ टू वॉक हाई। ऐसा ऐसा कौन सा 3 इन्वेस्टमेंट आप बताओगे जो मतलब आपको मतलब एक बेसिक लोगों को करना ही चाहिए ताकि मतलब अपने फैमिली को कोई इम्पैक्ट ना हो? एक, जैसे कि मैंने बताया कि एटलीस्ट 25 to 30% आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आपका टर्म लाइफ प्लान होना चाहिए आपके पास। टर्म लाइफ प्लान क्यों होता है विश्वनाथ? टर्म लाइफ प्लान इज टू रिप्लेस योर इनकम, ठीक है। और ये इंश्योरेंस होना चाहिए, वो प्योर इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग यूलिप प्लान ले लेते हैं, ठीक है, मनी बैक प्लान ले लेते हैं। नो, मैं टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ। सो आपकी जितनी भी यस, अगर आपकी डेथ होगी तो ही आपको मिलेगा, आपकी फैमिली को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। सो वो आपको फैमिली को मिलेगा, सो दैट किसी भी इनविटेबल मतलब सिचुएशन में आपकी फैमिली को आपकी मतलब इनकम के बगैर सफर नहीं करना पड़ेगा। सो ये दूसरा था, मतलब पहला कि जैसा मैंने बताया आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका टर्म प्लान होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स, ठीक है। एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। और दूसरा आपका मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको मेरे दोस्त की अभी भी सिचुएशन पता है, उसकी लाइफ टाइम की सेविंग उसके डैडी के मेडिकल एक्सपेंसेस में वाइप आउट हो गई थी, बिकॉज तब उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। पूरी मतलब उसने 7, 8, 10 साल में जितना भी पैसा बचाया था वो 1 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में पूरा वाइप आउट हो गया। आपने जो एग्जांपल दिया कि आपके फ्रेंड के पेरेंट्स के पीछे उसका सेविंग पूरा चला गया, तो कितना सेविंग उसका गया होगा, तो कितना उन्होंने सेविंग किया, और अभी क्या उनके पास मेडिकल है क्या, फिर वो एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने मेडिकल क्या स्टार्ट किया? अनफॉर्चुनेटली विश्वनाथ, आज भी उनके पास मेडिक्लेम नहीं है, और अभी भी आप ऊपर से सीखे नहीं। अभी भी मतलब गलती करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, गलती होती है, पर उस गलती से हमको सीखना चाहिए। वो गलती होने के बाद भी आज भी उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और तब मेरे को आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही स्पेंड 8 to 10 लाख रुपीस इन हिज फादर्स मेडिसिन। 8 to 10 लाख इस दैट टाइम मतलब मैं कम से कम 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 7-8 साल, मतलब लोगों की जिंदगी की सेविंग होती है इतनी, वो आपने कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे तो किसी को लगेगा 8-10 लाख बहुत छोटी अमाउंट है, पर ये हर के लिए छोटी अमाउंट नहीं हो सकती, बिकॉज काफी जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए 8 से 10 लाख की सेविंग काफी बड़ी बात होती है, और वो 1 महीने के अंदर वाइप आउट होना वो उससे भी बड़ी बात होती है। 90% इंडियन ऑडियंस के पास 8 से 10 लाख रुपए नहीं होते पूरी लाइफ टाइम सेविंग के पास, पूरी लाइफ टाइम की सेविंग होती है उतनी। यस, 8 से 10 लाख लोग पूरी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, मतलब इंडिया में 90% लोग ने अभी तक इकट्ठा नहीं किए होंगे, मतलब इतना रेशियो है अपने पास। और 1 महीने में उतना पैसा चला जाए, मतलब इट इज
मतलब बहुत शॉकिंग है। मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ, अगर आप मंथली 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 या उससे ज्यादा कमाते हो, तो आप टोटल इंडियन पॉपुलेशन के 1% में आते हो जो 1.5 लाख या उससे ज्यादा कमाते हो। मेरे को बहुत कॉल आता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्या मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? वैसे तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए आपको क्या सलाह देनी चाहिए, और जिनके पास है तो उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए? विश्वनाथ, ये भी जो सवाल वो पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, काफी लोग मुझसे मतलब डिनाई भी करेंगे मेरे थॉट से। मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, मुझको भी काफी कॉल आते हैं, पर मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू यूज क्रेडिट कार्ड। मेरा यह है कि मेरे पास, मेरे अकाउंट में जितना है उतना मैं खर्च करूंगा, जो नहीं है उसको मैं खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे दोनों टाइप के दोस्त है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो पिछले 20 साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होगा, आई थिंक 20 साल से, 20 एटलीस्ट 18-20 साल से वो बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, बहुत इफेक्टिवली। टाइम से बिल भर देना सारे, और क्रेडिट कार्ड में काफी अच्छी ऑफर्स भी आती है, तो वो ऑफर को भी अवेल करता है और बहुत अच्छी तरह से वो उसको अवेल करता है। ठीक है, उसी के सामने मेरा एक और दोस्त भी है, ये रियल एग्जांपल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरा जिसने क्रेडिट कार्ड लिया था, और वो क्रेडिट कार्ड उसने मतलब कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, बस इसके लिए उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए। लास्ट आउटस्टैंडिंग वो क्रेडिट कार्ड का 1.5 से 2 लाख रुपए हो गया था, और वो बस वो बेयर मिनिमम पे करता रहता था, और काफी इंटरेस्ट भी उसने पे किया। वो मतलब बहुत, उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इधर उधर हो गया था ड्यू टू क्रेडिट कार्ड। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूं। जो उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं डेफिनेटली करना चाहिए, पर आपको लगता है कि इससे यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द क्रेडिट। आपका सिंपल मानना है कि आपके जेब में जितना पैसा उतना आप यूज करिए, एक्स्ट्रा किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आपके पास जो पैसा है नहीं, या आपको जो लगता है ये पैसा तो मुझको फ्यूचर से आने वाला है, वो तुम अभी स्पेंड नहीं कर सकते हो। मुझको पता है कि जो पैसा मेरे पास 2 साल के बाद आने वाला है, मैं अभी उसको नहीं खर्च कर सकता हूँ। वो तो मतलब वो फाइनेंशियल सुसाइड है, दैट इज। आपको पता है सर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले, और किस तरीके से मतलब अपना इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं? क्रेडिट कार्ड का देखो, मैं यूज नहीं करता हूं, तो इनके इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने ज्यादा डीप में, उनके ऑफर्स, उनके बेनिफिट्स, उनके पेनल्टी, मैंने ज्यादा डीप में जाने की कभी कोशिश नहीं की। मेरा वो है कि मतलब जहां पे जाना नहीं है उसके बारे में पूछताछ ही क्यों करना। पर जहां तक मुझको पता है, ये लोग कुछ मंथली 3%, मतलब एनुअल हो गया 36 to 38%, मतलब ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इज टू हाई, 36 to 38%, मतलब क्या होता है वो। आप अगर आपका कोई भी दोस्त रिस्क मैनेजमेंट, लॉस रिकवरी में है, आप उससे पूछ लेना। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड होते हैं, एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, आप कोई भी लोन ले लो, सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर्स ही होंगे। क्यों होते? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस करा पूरा परचेज पावर बढ़ जाता है। जो चीज तुमको जरूरी नहीं है वो भी तुमको लगे चलो 50 दिन के बाद पैसे देने खरीद कर लेते, जो चीज की तुमको जरूरी नहीं है वो तुम अभी परचेज कर रहे हो, और वो भी उस पैसे से जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मेरे पास भी एक एग्जांपल है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है जिसकी सैलरी करीबन 20,000 है, 18 से 20,000 सैलरी है। उसने क्रेडिट कार्ड लिया था यही छोटे मोटे एक्सपेंस करने के लिए, क्या उसका ऑफर मिलेगा। उसका जो एक्सपेंस है वो 40,000 चला गया। अब उसके पास 40,000 है ही नहीं, क्योंकि उनकी सैलरी ही 18,000 है, और उसका जो एक्सपेंस है 40,000 चला गया। तो वो क्या कर रही है, अपनी सैलरी में से 10,000 पे कर रही है, तो 30,000 बैलेंस होता है, और 30,000 में और अलग से इंटरेस्ट लगता है। yes. तो वो अपना जो कैपिटल है वो क्लियर ही नहीं कर पा रही है। yes. अगर उसको अच्छी तरह से आपने यूज नहीं किया तो उसकी नेगेटिव ताकत भी बहुत होती है, जो आपको मतलब आपके फाइनेंशियल जर्नी को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर इफेक्टिवली यूज नहीं किया तो, जैसे कि मैंने बताया, मेरे दोस्त भी है जो उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, बहुत, और आज से नहीं 18-20 साल से मैनेज कर रहे हैं। मतलब मैं रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक चीज मेंशन है कि स्कूल में, कॉलेज में आपको फाइनेंस के बारे में एजुकेशन देते नहीं है। मतलब आपको क्या, आपका ये क्या राय है कि फाइनेंस आपको पढ़ाना चाहिए स्कूल में, या फिर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो बंदे लोगों को, मतलब आम जनता को किस तरीके से मतलब पढ़ना चाहिए फाइनेंस की वजह से, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये विश्वनाथ, हमारी एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमको स्कूलिंग में या इवन कॉलेज में हमको इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये जो
रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हाँ, एकदम एस इंस्टीट्यूट्स होगी वहां पे पढ़ाया जाता है, बट मेरा ये मानना है कि सारे ही मतलब एजुकेशन सिलेबस में हर एक स्टेट लेवल एजुकेशन या सीबीएसई बोर्ड जो भी उसमें इक्विटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, पूरा ये क्या होता है इसको ये इंक्लूड करना ही चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपको फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड विथ योर नॉलेज, ठीक है। और नॉट ओनली इन फाइनेंशियल, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, वेदर यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यू आर अ ट्रेनर, यू आर इन एचआर, यू आर इन मार्केटिंग, सेल्स, सो अपने आप को अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप किसी और फील्ड में हो और फाइनेंस में हो, और अगर आप अपडेटेड नहीं हो लेटेस्ट न्यूज से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, दूसरी फील्ड जो आपको डेंट देगी वो थोड़े लंबे पीरियड में देगी, पर फाइनेंशियल फील्ड जो है वो आपको इमीडिएट डेंट देगी, और वो बहुत भयंकर डेंट देगी, क्योंकि उससे आपका पैसा जुड़ा हुआ है, वो सीधे आपके पैसे को वाइप आउट कर सकता है। सपोज कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने शेयर लिए हुए, आप न्यूज पढ़ते नहीं हो, न्यूज देखते नहीं हो, कंपनी के बारे में जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, और अगर उस कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज डेवलप हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट से कुछ इश्यू हो गया, कुछ टैक्स चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो डेफिनेटली वो स्टॉक का जो प्राइस है ड्रास्टिकली डाउन आ सकता है, और वो आपकी कैपिटल को अच्छे खासे लेवल पे वाइप आउट कर सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि आप पहली बात तो आप जो भी स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी फंड हो, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका आपको अपडेट डे बाय डे में होना चाहिए, या फिर आपको अपडेट होना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है। नॉट डे बाय डे बट रेगुलरली आपको जो भी, ठीक है, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, आपको एटलीस्ट अपडेट तो होना चाहिए कि क्या मार्केट में चल रहा है। फाइनेंशियल जर्नी ऐसे नहीं की जाती है। और अगर आपको इन सबसे दूर रहना है, आपको अपडेटेड नहीं रहना है, देन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे। आप जिसको पैसे दे रहे हो वो अपडेटेड है, वो इस मार्केट का एक्सपर्ट है, वो रोज न्यूज पढ़ेगा, कंपनी के बारे में पढ़ेगा, और आपके इन्वेस्टमेंट को इधर उधर करके वो आपको सेफ रखेगा। आपने बात करी सर स्टॉक मार्केट की, क्या अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे अपडेट है, तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो मतलब थोड़ा सा आप एनलाइट करोगे स्टॉक मार्केट के बारे में? विश्वनाथ, मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है और आप करते हो वो जुआ है, राइट। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है और आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठ गए और आप गाड़ी लेकर निकल गए, वो भी जुआ है, वो आपकी लाइफ का रिस्क है। मतलब ज्वेलरी बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको नहीं आता और आपने दुकान शुरू कर दी, जुआ है। डेफिनेटली चांसेस मतलब बहुत हाई हो जाएंगे कि आप लॉस करोगे। मतलब सेम चीज इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पास के साथ भी है। अगर आप उसको बिजनेस के बतौर से देखोगे, बिजनेस के रूप से देखोगे, वो एक बहुत अच्छा एक बिजनेस है। पर अगर आपको आता नहीं है, आप चाचा की, चाची की, दोस्त की, कलीग की एडवाइस लेके इन्वेस्ट करते हो, देन डेफिनेटली ये आपके लिए जुआ ही साबित होने वाला है। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, मतलब पढ़ना नहीं आता इन टर्म्स ऑफ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं आता है, आप अपडेटेड नहीं हो, आपको किस तरह रिसर्च करना नहीं आता है, बस किसी की टिप्स पे आके, किसी की मतलब वर्बल बातों में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, देन डेफिनेटली ये आपको जुआ ही महसूस होगा, और ये जुआ ही साबित होगा आपके लिए। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आना है, सो फर्स्ट उसका बेसिक नॉलेज लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह काम करता है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां, और उसके बाद यू स्टार्ट इन्वेस्ट इन अ ब्लू चिप कंपनीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, जो बड़ी बड़ी एस कंपनीज है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोग आते हैं और पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, छोटे छोटे स्टॉक में, 2 रुपए का स्टॉक, 1 रुपए का स्टॉक, 50 पैसे का स्टॉक। वो स्टॉक 10-10 साल तक हिलते नहीं है। 50 पैसे का 51 पैसा नहीं हुआ, ऐसे भी स्टॉक पड़े हुए। सो जब भी आपको इनिशियल स्टेज पे आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट में, उसका बेसिक नॉलेज लीजिए, बड़ी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे जैसे आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपको रीडिंग हैबिट हो जाएगी, आपको एनालिसिस करने की हैबिट होगी, आप रिलेटेड वीडियो देखोगे, आप काफी अच्छे यूट्यूबर्स है, ठीक है, काफी अच्छे मतलब विवेक सिंघल है, राइट, देन राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग, साहिल बदाविया, ये बहुत अच्छे यूट्यूबर है, आप इनके वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। एंड द वे दे टीचिंग अस, मतलब इट इज लाइक एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात, ये जो यूट्यूबर की मैं बात बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ऑनेस्ट है, ये बहुत ऑनेस्ट यूट्यूबर है। सो डेफिनेटली आप किसको फॉलो करते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
अगर आपने एक गलत यूट्यूब चैनल पकड़ लिया जो मतलब कंपनी को प्रमोट कर रहा है, सो मतलब ये भी आपको हार्मफुल हो सकता है। तो मतलब आप इसको फॉलो करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इन्फ्लुएंसर ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ कंपनी को प्रमोट करने के लिए पैसा लेते हैं और बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो। मतलब देयर इज हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ केसेस हमने देखे हुए हैं, पंप एंड डंप जिसको बोला जाता है। मतलब न्यूज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, यूट्यूबर से मतलब उस कंपनी को प्रमोट किया जाता है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर उसमें आता है, अपना पैसा डंप करता है, वो लोग पैसे लेकर निकल लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। वो जुआ नहीं है, तुमने गलत आदमी की सलाह लेके इसमें इन्वेस्ट किया है, इसीलिए आपको लॉस हुआ है। सर स्टॉक मार्केट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपने बोला कि रिस्क भी नहीं है, आपको समझना चाहिए, तो मैं किस तरीके से स्टार्ट कर पाऊँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? अगर मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे एबीसीडी कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मुझे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? तो आप क्या सजेशन दोगे कि स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग मतलब पहला स्टेप कैसे करना है? जितने भी बड़े इन्वेस्टर आप देखोगे ना विश्वनाथ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कभी कोई कोर्स नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब आप उसमें उस फील्ड में आते हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपका नॉलेज आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी बड़े एस इन्वेस्टर ले लो, कोई भी राकेश झुनझुनवाला, आशीष कचोलिया, विजय केडिया, आप किसी को भी ले लो, किसी ने कोई कोर्स नहीं किया। सब स्टॉक मार्केट में एंटर हुए और वो स्लोली ग्रेजुअली अपने नॉलेज को अपलिफ्ट करते गए और उन्होंने पूरा फॉर्चून क्रिएट किया। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में छोटे बच्चे हो से फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को आपको किसी को इन्वेस्ट करना है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी है? एशियन पेंट, पिडीलाइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी चीजें जो दिन और रात आपके अगल बगल में दिखती है, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, सारी चीजें आपको घर में कलर करना है, क्या करोगे? एशियन पेंट है आपके पास, बैंक है तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब हर जुबान पे नाम है इसका। सारी चीजें इसके स्टॉक खरीदो। और मतलब लोग क्या करते हैं, इनिशियली बस वो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में जाना शुरू करते हैं। अरे भाई ये तो 2 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए हो गया तो 10% का, मतलब 10 टाइम ग्रोथ। अरे 10 टाइम नहीं, ये 10 टाइम ये डाउन हो जाएगा ये। और अगर ये बढ़ता भी है तो इसके वॉलेटिलिटी मतलब इसके बायर और सेलर का काउंट इतना कम होता है कि स्टॉक खरीदने के बाद आप बेच नहीं सकते उसको, कोई खरीदने वाला नहीं होता है उस स्टॉक। आपका ये कहना है कि आप पहले धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप धीरे धीरे कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है विश्वा। काफी यूट्यूबर, मतलब वो मैं तो बोलता हूँ वो सेवा ही कर रहे हैं। कितने यूट्यूबर हैं, इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं और वो फ्री में अवेलेबल है। पूरा कोर्स उन्होंने बनाया, पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है और वो कोर्स पूरा फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट आपको फोकस्ड रह के उसको देखना है, उसको सीखना है। कोई पॉइंट अगर उन्होंने बोला है यूट्यूबर ने, आपको नहीं पता है, उसको 4 बार 5 बार देखिए। बहुत कुछ बहुत डेटा, मतलब इंटरनेट पर बहुत कुछ डेटा अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है। टॉप 3 यूट्यूबर के नाम लेंगे ताकि मैं उनका जो पेज है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा अगर किसी को सीखना है। ट्रेडिंग विद विवेक सिंघल एक ये है, साहिल बदविया एंड राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग है। राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये है कि वो हमेशा स्मॉल एंड माइक्रो कैप में करते हैं, बट यस उनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है और ही इज अ वेरी ऑनेस्ट गाय, ये मैंने देखा हुआ है। मतलब वो किसी को प्रमोट नहीं करते, किसी कंपनी को, किसी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते वो। और ये जो भी मैंने नाम दिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेडर मतलब यूट्यूबर हैं। इसमें मैंने एफएनओ वाले किसी को ऐड नहीं किया है। और जो भी नए लोग हैं उनसे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इनिशियल बेस पे अगर आपको पता नहीं चलता है, एफएनओ से दूर है। एफएनओ इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में मैं आज पैसा डालूंगा और मैं सुबह पैसा डालूंगा, शाम को डबल हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। नहीं, आप निकल तो जाओगे पर जेब खाली करके निकलोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आपका ये सजेशन है कि स्टार्टिंग फेज में आप इक्विटी पे इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, यहाँ पर आप जब तक आपका प्रॉपर मतलब नॉलेज नहीं आ जाता है इसके ऊपर, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। यस बिल्कुल बिल्कुल। अब एफएनओ के बारे में थोड़ा बता देना, मतलब एफएनओ कैसा होता है, क्या होता है? एफएनओ होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है विश्वनाथ। मतलब इसमें ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। मतलब अगर ये पॉइंट करेंगे, ये क्या होता है, वो बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं। मतलब आपने बाय किया, इमीडिएटली आपने सेल किया, और ये अगर आप ये डालोगे तो हो सकता है कोई आपका व्यूअर जो होता है उस पर सर्च करेगा और ये भी उसको हार्मफुल हो सकता है। सो इनिशियल स्टेज पे मैं ये बताऊंगा, बिकॉज ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक पूरा 1.5-2 घंटे का वीडियो हो सकता है।
सो इनिशियल स्टेप में मैं बोलूंगा मतलब जो भी न्यू कमर है प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द एफएनओ। मतलब ये बुरी नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो विदाउट नॉलेज, ये डेंट देगा तो वो छोटा डेंट देगा। एफएनओ में मतलब पूरा अकाउंट जीरो हो सकता है। एफएनओ में इतनी ताकत है वो आपके अकाउंट को जीरो कर सकता है। सो इसीलिए अगर आपको पता नहीं चलती है कि एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, उसके टेक्निकलिटीज क्या है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी क्या होती है, कब होती है, एक्सपायरी में मार्केट किस तरह बिहेव करता है, आप इससे दूर रहिए, मत पड़िए इसके। सो लास्ट क्वेश्चन सर, फिर अपन पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। आपका क्या मतलब एडवाइस रहेगा ऑडियंस को कि किस तरीके से मतलब टॉप 3 एडवाइस आपका जो आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। पहली एडवाइस ये रहेगी विश्वनाथ, जैसे कि मैंने बताया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर टर्म प्लान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली मेंबर से एडवाइस मत लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैंने म्यूचुअल फंड में ये भी देखा हुआ है, जब मार्केट टॉप लेवल पे चला जाता है तो बोलेगा अरे मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया है, अभी मैं मेरे म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करता हूं, मैं बाद में इसको रिमूव, बाद में जब मार्केट थोड़ा करेक्शन होगा। आप चाहते हो मार्केट उसके मतलब हाई पे है, ये भगवान को ही पता होगा, उसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। मेरे जब मार्केट 60,000 गया था और तभी मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझको बोला था अरे भाई तू अभी मत कर, मार्केट तो 60,000 चला गया, यहां से तो करेक्शन नहीं हो गया। क्या हुआ, मार्केट 66,000 पे आ गया। अगर उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट रोक दिया होता तो ये 60 से 66,000 का जो जर्नी है ये मैंने मिस कर दिया होता, बिकॉज मैं तो 60,000 से 50 के आने की वेट कर रहा था। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट को लेवल को समझने की बहुत वो मत कीजिए। जस्ट मेरे पास मैंने एक रिसेंटली बुक भी खरीदी है जिसका नाम है जस्ट कीप बाइंग। आप बस बाय करते रहिए आपके टाइम पे, फॉर्च्यून विल क्रिएट। तीसरी बात है कि स्टार्ट अर्ली और स्टार्ट रेगुलरली। मैं इफ यू अलाउ मी विश्वा, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन और वुड लाइक टू शो समथिंग। सो विश्वनाथ, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप आपकी मंथली सैलरी में से, ठीक है, थोड़ी फ्रूगल लाइफ जी के, थोड़ा सेविंग करके, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हो, मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न अगेन यहाँ पे सिर्फ 12% लिया है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा करंट जो रिटर्न है वो CAGR 16% पे चल रहा है, और आप सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, ओनली फॉर 15 ईयर्स। आपका जो कॉर्पस होगा एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स वो होगा 50 लाख रुपए, मतलब उससे भी ज्यादा है, 50 लाख 50,45,000 रुपीज। तो दिस इज द कॉर्पस यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ द 15th ईयर, ठीक है। अगर इसी 50 साल को, अभी मैं एक और आपको चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है, और ये कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है जहां पे मैंने वहां पे बताया था कि मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन वाली चीज नहीं है, ये रियल टाइम डेटा है जो एक्चुअल में पास्ट में हमको मिला है, ठीक है। ये लमसम अमाउंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है विश्वा, हमने कितना इन्वेस्ट किया, 50 लाख, ठीक है। और उस 50 लाख में से आप इमीडिएटली 50 लाख आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में डाले, और हर महीने आपने इसको SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, ठीक है। आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 50 लाख को में से हर महीने 50,000 रुपए आप विड्रॉ कर रहे हो। हर महीने आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए आप हर महीने 50,000 रुपए फ्रीक्वेंसी आपने मंथली रखी हो, मतलब हर महीने आप 50,000 रुपए उठाओगे। मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया 15 साल तक, बराबर, मुझे 50 लाख रुपए मिले और 50 लाख मैंने इधर डाल दिए। 50 लाख रुपए आपने लमसम एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में डाल दिए, इसको बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। वो 50,000 आपने हर महीने विड्रॉ करना शुरू किया, 25 साल तक आप उठाओगे, ठीक है। तो ये अगर मैं 25 साल का डेटा मैं इसके अंदर डाल रहा हूं तो मैं 1998 से 2023 तक कर रहा हूं, मतलब ये जो ड्यूरेशन है 1998 से 2023, ये 25 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वा, ये इलस्ट्रेशन काफी लोगों को अच्छा लगेगा, जो जानते होंगे उनको भी मतलब काफी लोग जानते होंगे, तो कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर आपने 1998 में 50 लाख रुपए आदित्य बिरला सन लाइफ हाइब्रिड फंड में डाले होते, कितने डाले आपने, 50 लाख, हर महीने आपने उठाए 50,000 रुपीज, 25, मतलब आपने 300 बार 50,000 रुपए उठाए, आपने डाले थे 50 लाख, और 1.5 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ भी कर लिए, और एज ऑन एंड ऑफ 2023 आपका कॉर्पस कितना बचा है, 14 करोड़ 50 लाख,
अच्छा, अरे इतना बचा है ऑलरेडी। 50 लाख में से 1.5 करोड़ उठा लिया, फिर भी 14 करोड़ बचा हुआ है। अच्छा, तो ये सिर्फ मैं 50 लाख डाल के मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दिया SWP पे, मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है हर महीने 50,000। वो तो मुझे मिल रहा है, प्लस मेरे 50,000 का मतलब जो भी XYZ जहाँ पे मैं इन्वेस्ट किया वो कहीं तो भी यूज कर रहा है, और मुझे 23 साल तक मतलब 25 साल तक पैसा रिटर्न भी दे रहा है, और मेरे पास 14 लाख रुपए बचा भी है, और मैंने 14 करोड़ बचा भी है, और मैंने 15 करोड़ उठा भी लिए। 1.5 करोड़ आपने 1.5 करोड़ उठा लिए, 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 करोड़ उठा लिया, फिर भी 14 करोड़ बचा हुआ है, क्योंकि इस फंड ने 19.6%, मतलब कि मोटा मोटा मैं देखूंगा तो 20% का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड ने आपको दिया है। मतलब 50 लाख का 20% में देखता हूं तो कितना हुआ महीने का? 1 लाख। अगर सर मैं समझो मेरे पास 10 लाख रुपए और मैं 10 लाख इस स्कीम में डालता हूँ तो कैसा रहेगा? यहाँ पे अगर ये 50 लाख है इसको 10 लाख कर देता हूँ, और मुझे मंथली कितना मिलेगा सर? मैं यहाँ पे 10,000 आपको जितना भी उठाना आप उठा सकते हो, यहाँ पे मैं 10,000 कर दूं। तो मैं 10% उठा रहा हूँ। 10%, हाँ 10 लाख पे आपने 10,000 रुपए मंथली फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 25 साल तक आपने पैसे उठाए, आपने 30 लाख रुपए उठा भी लिए, और अभी आपके पास जो फंड पड़ा है वो 2 करोड़ 90 लाख। ओके, बिकॉज इस फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस फंड ने जो रिटर्न किया है वो 19% है। तो सर अगर मतलब ऐसे बहुत सारे बंदे भी होंगे ये स्कीम को मतलब ये वीडियो को देख के ऐसा सोचे होंगे कि यार एक काम करता हूँ, मैं 10 लाख का लोन ले लेता हूँ और 10 लाख इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, तो और 10,000 रुपए मंथली उठा भी लूंगा, और मैं मतलब 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के लोन भी खत्म कर लूंगा और मेरे को रिटर्न भी मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हर एड में आता है। ये 19.6% दिया है पास्ट में, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी देगा। 25% भी दे सकता है, 1% भी दे सकता है, ठीक है। ये आदित्य भी लगा है। अगर आपने टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड में डाला होता ये 10 लाख रुपए, ठीक है, आपने 300 बार 10,000 रुपए उठाए, मतलब कि आपने 30 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, अभी आपकी वैल्यू कितनी है? 68 लाख रुपीस अभी भी आपके पास पड़े। ये कैलकुलेट कैसे होता है विश्वास? जैसे कि मैं आदित्य बिरला वाला आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। आपने 10 लाख रुपए डाले, मोटा मोटा कंपनी ने 20% का आपको रिटर्न दिया है, ठीक है, मतलब कि आपको कितना इंटरेस्ट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 20,000 रुपए। 20,000 में से आपने कितना विड्रॉ किया? सिर्फ 10,000। 10,000 की फिर से एसआईपी हो गई, आप ही के इंटरेस्ट से फिर से एसआईपी हो गई, एंड दैट इज द रीजन वो 10,000 की ये एसआईपी 25 साल में ये 2 करोड़ 90 लाख हो गई। आप म्यूचुअल फंड को जितना लंबा टाइम दोगे वो उतना बड़ा हो जाएगा। अगर ये 25 साल को मैं 20 साल का देता हूं तो फिर आप इसका इंपैक्ट देखिए, ये मोटा मोटा 3 करोड़ है। अभी आप देखिए जो 3 करोड़ था मैंने सिर्फ 5 साल कम किया विश्वा, ये सीधी अमाउंट कम हो गया 73 लाख हो गई। मतलब अगर 20 साल करता हूं तो मेरे को 73 लाख मिलेंगे, सिर्फ 5 साल रखता हूं और ये 73 लाख सीधे 3 करोड़ हो जाएंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड, ठीक है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लंबा इन्वेस्ट करो, जल्दी इन्वेस्ट के स्टार्ट अर्ली, देन ओनली म्यूचुअल फंड विल गिव यू बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में काफी लोग जर्नी तो शुरू करते हैं पर डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले वो चालू बस में कूद जाते हैं और उनको काफी इंजरी होती है चालू बस में कूदने से, ठीक है। और वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में मुझको बहुत धोखे मिले। धोखे नहीं मिले, बस पहुंचने वाली थी डेस्टिनेशन पे, बस का पंचर हुआ था और तू कूद गया उसके अंदर से। बस तो पहुंचने वाली थी और जो उसमें बस में बैठा रहेगा वो बहुत शानदार तरीके से उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और वो उस म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एंजॉय भी करेगा। हमारा मतलब ग्रेट, ये काफी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के मुंह से आपने सुना होगा, उसमें मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी सुनी बात है। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सो किरण जी, आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आपके साथ मतलब और भी बहुत सारे पॉडकास्ट है, मैं और भी आपको इनवाइट करूंगा हमारे पॉडकास्ट में। हम अगली बार स्टॉक मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग किरण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विश्वनाथ, थैंक यू विश्वनाथ फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर फर्स्ट पॉडकास्ट। मतलब अब जब भी आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, मतलब मैं गर्व से कह पाऊंगा कि आई वाज द फर्स्ट गाय कि जिन्होंने
जिनको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया गया था. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड विशिंग यू ग्रेट सक्सेस इन द जर्नी विच यू हैव स्टार्टेड. थैंक यू.